नमस्कार मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आईएएस 2022 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। पूरे एक साल का करंट अफेयर आपसे मैं क्रैकेडमी चैनल पर चर्चा करने वाला हूं। ये जो करंट अफेयर है, ये आपको इसकी जानकारी दे देता हूं कि ये करंट अफेयर हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्रक्रिया से क्लासेस होंगे, जिसमें आर्ट एंड कल्चर प्रारंभ हो रहा है। क्या? आर्ट एंड कल्चर, जो कि 5 पार्ट में ख़त्म होगा। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। फिर आपका इंडियन पॉलिटी स्टार्ट होगा, इंडियन पॉलिटी ख़त्म होगा, फिर इंडियन इकोनॉमी और फिर उसके बाद इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक पर क्लासेस होंगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी पिछले क्लासेस में आपको मैंने पूरी रणनीति पर चर्चा किया कि आप आईएएस 2022 प्रीलिम्स एग्ज़ाम कैसे निकालें। तो वहाँ पर मेरा दृष्टिकोण क्या था कि आप इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करते हैं तो आप यूपीएससी के 50% एरिया को टच करते हैं। प्लस अगर इसमें करंट अफेयर को मिला दें तो लगभग आप 20 क्वेश्चन और टच करते हैं, तो पूरी की पूरी 70% की आपकी तैयारी होगी। इस मई महीने का हमारा टारगेट यह है कि आप हमें मई का महीना दीजिए। अब की बार हम आपको यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसीलिए हमारे चैनल का नाम है क्रैकेडमी, अर्थात कि हम आपको क्रैक करना सिखाएंगे एक स्मार्ट तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से, ताकि आप एग्ज़ाम में पास कर सकें। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस महत्वपूर्ण सेशन का। तो एक साल का करंट अफेयर कला एवं संस्कृति पर आपसे चर्चा होंगी, ठीक है, जो कि आपके दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक जानकारी और दे दें, यदि आप एक साल के करंट अफेयर का पीडीएफ, देखिए क्लासेस फ्री है, आप क्लासेस से नोट कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ अगर प्राप्त करना है, एक सब्जेक्ट का पीडीएफ का चार्ज 149 है और ऑल सब्जेक्ट का 599 रुपये पीडीएफ चार्ज है। आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। आपको मैं एक जानकारी और दे दूं, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का नया बैच प्रारंभ हो गया है, जिसकी फीस 16,999 है। यदि आप 5 मई के अंदर एडमिशन लेते हैं तो 3,000 का आपको ऑफ मिलेगा। तो ये हमारा कूपन कोड है, आप इसको अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। आपको एक और जानकारी दे दें, क्रैकेडमी ऐप प्ले स्टोर पे आ चुका है। क्रैकेडमी ऐप जो है हमारा, वो प्ले स्टोर पे आ चुका है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी ऐप के माध्यम से भी मिलता रहे। न्यू बैच जीएस का भी स्टार्ट होने वाला है। यदि आपको इस बैच से जुड़ना है तो आप हमें इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा जो कॉल नंबर है वह 8004020005 और 8004394194 है, ठीक है। आइए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। अभी तक जो हमने महत्वपूर्ण जानकारी थी आपको दे दिया, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सभी लोग लाइव जुड़ जाएं और सभी लोग अपने कमेंट करके अपने क्लास की उपस्थिति दर्ज कराएं। मैं बहुत कम बात करूंगा, लेकिन क्लासेस पर हमेशा हमारा फोकस होता है। हम आपसे बस एक चीज़ चाहेंगे, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, दूसरी चीज़ कि आप हर एक स्टूडेंट कम से कम 10 सब्सक्राइबर डेली कराएं। हम आपसे बस इतना चाह रहे हैं, बाकी अब हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बसों कल्याण, पहला जो करंट अफेयर आर्ट एंड कल्चर में चर्चा का विषय बना, बसों कल्याण में अनुभव मंडप कर्नाटक से ये न्यूज़ है। आपके एग्जाम में क्यों चर्चा में रहा? तो कर्नाटक के जो सीएम है, उन्होंने बसों कल्याण में न्यू अनुभव मंडप की आधारशिला रखी। तो आपके प्रीलिम्स के लिए न्यू अनुभव मंडप इम्पॉर्टेंट है, राइट, इम्पॉर्टेंट है। ज्ञात हो कि यह वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के कवि दार्शनिक बसवेश्वरा ने अपने जीवन का अधिकांश समय बताया। तो आपके लिए बसवेश्वरा भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये आपका जो बसव कल्याण है, ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक के जिले
कर्नाटक के बीदर जिले, ठीक है, कौन सा जिला, बीदर जिला में, कर्नाटक के बीदर जिला में स्थित यह बसव कल्याण एक नगर है और इसका एक ऐतिहासिक नाम आप याद कर लीजिए, कल्याणी। इसका एक ऐतिहासिक नाम है कल्याणी। तो न्यू अनुभव मंडप के विषय में अब हम आपको और आगे जानकारी देते हैं। ये जो कवि दार्शनिक है बसवेश्वरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये जाति विरोधी, समाज में व्याप्त जो जाति का स्तरीकरण विद्यमान है, इसके ये अगेंस्ट में थे। बाकी हम आगे जानकारी आपको देते हैं। न्यू अनुभव मंडप ये दोस्तों जो है 7.5 एकड़ भूखंड में बनी कितने मंजिल की संरचना है, 6 मंजिल की संरचना है। याद कर लीजिएगा कितने, 7.5 एकड़ भूखंड में बनी 6 मंजिल की संरचना है, जो कि बसवेश्वरा के दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों का क्या करता है, रिप्रेजेंट करेगी, प्रतिनिधित्व करेगी। यह 12वीं शताब्दी में बसवेश्वरा द्वारा बसव कल्याण में स्थापित अनुभव मंडप, जिसे प्रायः विश्व की पहली संसद के रूप में संदर्भित किया जाता है, को प्रदर्शित करेगी। आपके दृष्टिकोण से, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि बसवेश्वरा द्वारा बसव कल्याण में स्थापित अनुभव मंडप, जिसे प्रायः विश्व की पहली संसद, संसद में क्या होता है, आप लोग अपने प्रतिनिधि को संसद में भेजते हैं तो वह आपकी समस्या को लेकर सदन में चर्चा विमर्श करते हैं, राइट। तो इससे आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि ये अगर पहली संसद है तो अर्थात कि यहाँ पर कुछ डिबेट हुआ करते होंगे। तो विदित हो कि बसवेश्वरा द्वारा स्थापित अनुभव मंडप में विभिन्न दार्शनिकों और समाज सुधारकों द्वारा वाद विवाद किया जाता था। देख लीजिए लाइन लिखा हुआ है, यह विभिन्न दार्शनिकों जो बहुत बड़े विद्वान हैं, जो समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको सुधारने के लिए निकलने वाले जो लोग हैं, वह इस अनुभव मंडप में क्या करते थे, वाद विवाद करते थे। और इस अनुभव मंडप को हम विश्व की पहली संसद के रूप में संदर्भित करते हैं। तो आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण जो है वास्तुकला के कल्याण चालुक्य शैली में किया जाएगा। कल्याण चालुक्य मध्ययुगीन काल के प्राचीन कर्नाटक इतिहास का एक अभिन्न अंग है। अब यहाँ पर यह जानकारी दे दिया गया कि जो इसका निर्माण हुआ है वह वास्तुकला की कल्याण चालुक्य शैली में किया गया है। और ये जो कल्याण चालुक्य है यह मध्ययुगीन काल अर्थात कि मिडिल एज में प्राचीन कर्नाटक इतिहास का एक अभिन्न अंग माना जाता है। कल्याण चालुक्य शासकों ने अपने पूर्ववर्ती शासकों की तरह ही मंदिरों का निर्माण करवाया और नृत्य तथा संगीत कलाओं को संरक्षण दिया, ताकि ये सब इस वातावरण में खूब फले फूले और खूब तरक्की करें। 770 स्तंभों द्वारा समर्थित इस भव्य संरचना में 770 लोगों की बैठने की क्षमता वाला एक सभागार भी बनाया जाएगा। कितने, 770 स्तंभों द्वारा समर्थित। ऐसा माना जाता है कि 770 शरणों बसवेश्वरा के अनुयायी ने 12वीं शताब्दी में वचन सुधारवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अभी आपको वचन सुधारवादी आंदोलन के विषय में बताया जाएगा, लेकिन ये जो 770 स्तंभ के पीछे की कहानी क्या है तो आप जान लीजिए कि 770 शरणों जो बसवेश्वरा के अनुयायी थे, उन्होंने 12वीं शताब्दी में वचन सुधारवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके शीर्ष पर एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। इसके शीर्ष पर कितना विशाल शिवलिंग स्थापित होगा और इस परियोजना में बिल्कुल आधुनिक रोबोट प्रणाली, ओपन एयर थिएटर, आधुनिक जल संरक्षण प्रणाली, लाइब्रेरी, अनुसंधान केंद्र, प्रार्थना हॉल और योग केंद्र आदि की भी परिकल्पना की गई है। अब आते हैं, हम अभी तक अनुभव मंडप के विषय में जाना, अब बसवेश्वरा के विषय में जान लेते हैं आखिरकार ये दार्शनिक कौन है। तो गुरु बसवेश्वरा, इनका समय काल जो था वह 12वीं शताब्दी आपको बताया, अर्थात कि 1134 से 1168। तो ये एक भारतीय दार्शनिक, समाज सुधारक व नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने जात विहीन समाज बनाने का प्रयास किया। अर्थात कि जो जातियां में स्तरीकरण व्याप्त होती है वह समाज के विकास में बाधक होती है।
इससे ये परिचित थे और इन्होंने जात विहीन समाज बनाने का एक प्रयास किया और जाति तथा धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध इन्होंने बड़े मात्रा में संघर्ष किया। बासवन्ना जयंती एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे संत बासवन्ना भगवान बसवेश्वर के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म 1131 ईस्वी में बागेवाड़ी कर्नाटक के अविभाजित बीजापुर जिले नामक स्थान पे हुआ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, न ही यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, तो इतना जानते रहिए कि गुरु बसवेश्वरा जात विहीन समाज बनाने का एक उनका प्रयास था। और ये चीज जानने की जरूरत है जो आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि गुरु बसवेश्वरा को लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। तो याद रखने की क्या चीज है, लिंगायत संप्रदाय, ठीक है, ये आपके स्मरण में होना चाहिए। आपको मैं जो चीज बोलता चलूं वो आप मन में बार बार रिपीट करते चलो। इनके दर्शन के विषय में आते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको क्या जानना है कि इनके जो दर्शन थे वो अरिवु अर्थात की सत्य ज्ञान, आचार अर्थात की सही आचरण और अनुभव अर्थात की दिव्य अनुभव। तो ये तीन सिद्धांत आपके नजर में होने चाहिए। क्या क्या, अरिवु, आचार और अनुभव। इन सिद्धांतों पर इन्होंने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए जिसने 12वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्रांति लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। वे संभवतः वर्ष 1154 में कल्याण, वर्तमान में बसो कल्याण चले गए और वहां 12-13 वर्षों की लंबी अवधि तक निवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्हीं के प्रयासों के कारण धर्म के दरवाजे जाति, पंथ या लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी के लिए ओपन कर दिए गए। आपको दोस्तों पता है कि जहां पर जैसे केरल का सबरीमाला विवाद आप देखिए, वहां पर महिलाओं को एंट्री करने का इजाजत नहीं थी। इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी गई, तब जाकर इजाजत मिला। तो जो ये जाति, पंथ या लिंग के आधार पर भेदभाव होता है वह समाज में विकास में बाधक बनता है और यह समस्या का कारण बनता है। उन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना की जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर एक चर्चाएं होती थी और यह एक सामान्य मंच था जहां पर व्यापक स्तर पर डिबेट हुआ करते थे। अनुभव मंडप के विषय में आपको बता दिया कि यह विश्व की पहली संसद के रूप में स्थापित है। इस प्रकार इसे भारत की भी पहली संसद माना जाता है जहां सरणों ने एक साथ बैठकर एक लोकतांत्रिक ढांचे में समाजवादी सिद्धांतों पर चर्चा की। अर्थात कि जो समाज में हाशिए पर ढकेले लोग हैं, जो विकास की मुख्य धारा पे जुड़ नहीं पाए हैं, जो जाति स्तरीकरण के कारण अपने आप को हीन समझते हैं, उन पर एक व्यापक स्तर पर डिबेट हुआ करते थे। उन्होंने दो अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक सिद्धांत दिए। पहला, कायका अर्थात कि ईश्वरीय कार्य। इस सिद्धांत के अनुसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद का कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। दोस्तों, आज आपको यहाँ पर कुछ सीखने के लिए एक लाइन लिखी हुई है और इनसे सीखिए आप कि आखिरकार ये कहना क्या चाह रहे हैं। आपका इस वक्त जो पसंदीदा कार्य है यूपीएससी सीएससी क्रैक करना, यूपीएससी सीएससी क्रैक करना। तो जब क्रैक करना है आपको तो इसके लिए अपना पूरा समय दीजिए। इसकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट की फुल पूर्ति करिए और खूब ढेर सारा मेहनत करिए और पूरी ईमानदारी के साथ, अर्थात कि सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर होना चाहिए, स्वयं जागरूक होना चाहिए। आप स्वयं जागरूक होकर अपने कमियों को पहचानते हैं तो आप सफलता की प्रथम सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको स्वयं जागरूक होते हुए अपने पसंदीदा कार्य को समझिए और ईमानदारी के साथ करेंगे तो यह एक ईश्वर का कार्य है। ईश्वर ने आपको इसी कार्य के लिए चुना है और इन कार्यों की पूर्ति करके समाज में एक अच्छा वर्क करिए। यह आपके बसवेश्वरा गुरु का एक दर्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए, काय का ईश्वरी कार्य। दूसरा, दसोहा समान वितरण। आपको पता है डीपीएसपी में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, लेकिन बसवेश्वरा साहब ने 12वीं शताब्दी में ही इस विषय पर चर्चा कर दिया था कि समान कार्य के लिए समान आय होना चाहिए। एक व्यक्ति एक ही कार्य कर रहा है
उसको 500 मिल रहा है, जबकि दूसरा वह मान लो कि जाति के स्तरीकरण में सबसे निचले पायदान पे है लेकिन उसको कम मिल रहा है, तो यह असमानता है जो कि समाज में असंतोष का भाव जन्म देता है। लेकिन गुरु बसवेश्वरा ने इस चीज को समझते थे और उन्होंने दसोहा अर्थात कि समान वितरण की बात कही। कामगार कायकाजीवी अपनी मेहनत की कमाई से आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। उन्हें भविष्य के लिए धन या संपत्ति को संरक्षित नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिशेष धन का उपयोग समाज तथा गरीबों के कल्याण के लिए करना चाहिए। यहाँ पर इनका कहना है कि जो कामगार हैं, कायकाजीवी हैं, अपनी मेहनत की कमाई से आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। उनको मेहनत पर विश्वास करना चाहिए कि आप प्रतिदिन मेहनत करिए और जो आप धन उपार्जित कर रहे हैं उससे अपना जीविकोपार्जन करिए, लेकिन भविष्य के लिए धन या संपत्ति को संरक्षित न करिए। जो आप अधिशेष का उत्पादन कर रहे हैं, जो बचाए हैं धन, वो आप समाज तथा गरीबों के कल्याण के लिए उपयोग करिए। अभी आपके सामने एक वचन सुधार आंदोलन चर्चा में आया था, तो 12वीं शताब्दी में बसवेश्वरा के नेतृत्व में हुए वचन कविता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सभी का कल्याण करना था। ये वचन अर्थात कि इसको कविता कहा जाता है और इस वचन सुधार आंदोलन का उद्देश्य कल्याणकारी कार्य था। इस आंदोलन ने तत्कालीन समय के मौजूदा सामाजिक परिवेश में वर्ग, जाति और कुछ हद तक लैंगिक मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास किया। यहाँ पर आपका ये करंट अफेयर समाप्त होता है। फर्स्ट करंट अफेयर में आपको क्या जानकारी रखना है? न्यू अनुभव मंडप के विषय में, जो प्रायः अनुभव मंडप विश्व की पहली संसद के रूप में संदर्भित है, जहां पर बड़े बड़े दार्शनिक और समाज सुधारक वाद विवाद करते थे। फिर आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी दिया। फिर गुरु बसवेश्वरा के विषय में आपको बस इतना जानना है कि ये जाति विरोधी थे, इन्होंने समाज में अच्छा कार्य किया, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक ही माने जाते हैं, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट 3 दर्शन हैं इनके, ये आप जान लीजिए। और फिर उसके बाद इनके जो दशोहा और आपको कायका के विषय में जानना था। चलिए अब दूसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर आर्ट एंड कल्चर में जो कि चर्चा में रहा, जल्लीकट्टू। तमिलनाडु में चुनाव था और बहुत से राजनीतिक दलों का यहाँ पर ध्यान आकर्षित हुआ। आइए हम जानते हैं जल्लीकट्टू के विषय में। आप इसे देख सकते हैं, ये एक बैल है, यहाँ पर प्रतियोगी जो है खड़े हुए हैं। बैल का मालिक कुछ कहीं यहीं आसपास खड़ा हुआ इस क्रीड़ा को, इस खेल को देख रहा है। आपके स्मरण में ये चित्र आ जाना चाहिए। अब आइए इस संपूर्ण चलचित्र के विषय में जानते हैं कि आखिरकार क्या कहानी है। तो ये चर्चा में क्यों था, तो इस चर्चा के विषय में जानते हैं कि आखिरकार इसकी चर्चा होने का कारण क्या था। चलिए 1 मिनट बस पेन का प्रयोग कर लिया जाए और फिर इसके विषय में पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। चलिए, वर्ष 2021 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, ठीक है। कब होने वाले थे? वर्ष 1 मिनट, ठीक है। तो वर्ष 2021 में तमिलनाडु में कौन सा चुनाव होने वाला था? विधानसभा चुनाव। ऐसे में पोंगल और जल्लीकट्टू जैसे त्योहार, ये 2 नाम आप याद कर लीजिए प्रीलिम्स के लिए, पोंगल एंड जल्लीकट्टू, ठीक है। ये नाम आपके स्मरण में होना चाहिए, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इन त्योहार ने देश में राजनीतिक दलों, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका ध्यान आकर्षित किया। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत चालाक होते हैं, वो जनता के बीच में जाने के लिए इन सब त्योहारों का बड़ा ही अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम जनता से अधिक समर्थन इकट्ठा कर सकें और हम चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन कर पाने में सफल हों, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा पेन का प्रयोग हो जाए। चलिए, तो प्रमुख बिंदु क्या है जल्लीकट्टू? अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि यार जल्लीकट्टू है क्या? आइए इसको जानते हैं। जल्लीकट्टू ये परंपरा क्या है? तो जल्लीकट्टू ये 2000 वर्ष पुराना प्रतिस्पर्धी खेल है। जैसा कि चित्र में आपने देखा, ये एक प्रतिस्पर्धी खेल होने के साथ बैल मालिकों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम भी है, जिन्हें वे प्रजनन के लिए पालते हैं। आज देखिए, आज जो जानवरों में प्रजनन की प्रक्रिया है उसमें आर्टिफिशियल
चीज़ें स्थान ले लिया है। लेकिन इन नस्लों को बचाने के लिए ये जो बैल मालिक है वो प्रजनन के लिए इनको पालते हैं। तो इस खेल के माध्यम से, प्रतिस्पर्धी खेल के माध्यम से बैल मालिकों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम है। लेकिन दोस्तों यहाँ जानते रहिए, यह एक हिंसक खेल है जिसमें प्रतियोगी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बैल को वश में, नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं। प्रतियोगी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? इन बैलों को वश में, नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं। यदि प्रतियोगी बैल को वश करने में असफल हो जाता है, देखिए यहाँ पर जो प्रतियोगी है, ये प्रतियोगी बैल को वश करने में नियंत्रण अगर हो गए तो जो बैल का मालिक है इसको पुरस्कार मिलेगा और ये तेजी से खिलखिलाता हुआ इसका चेहरा खिल उठेगा और वह पैसे लेकर अपने घर को पहुंचेगा। ठीक है, आइए खेल से संबंधित क्षेत्रों के विषय में जान लेते हैं कि खेल से संबंधित क्या क्षेत्र है। तो बेल्ट के नाम से विख्यात तमिलनाडु के मदुरई आपको नाम याद रखना है, तिरुचिरापल्ली नाम याद रखना है, थेनी नाम याद रखना है, पुदुकोट्टई नाम याद रखना है और डिंडीगुल। ठीक है, आप नाम एक बार हमारे साथ फिर से रिपीट कर लीजिए ताकि याद हो जाए। आप जब विकल्प देखेंगे स्मरण में आ जाएगा। तो यह जल्लीकट्टू बेल्ट के नाम से विख्यात तमिलनाडु में किन किन क्षेत्रों में प्रसिद्ध है? तो मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुकोट्टई और डिंडीगुल जिलों में लोकप्रिय है। कार्यक्रम का समय क्या है? ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके कुछ समय है, इन समय के विषय में जान लिया जाए। ये जनवरी के महीने में देखने को मिलता है। तो आइए समय जान लेते हैं। फसल कटने के समय तमिल त्योहार पोंगल के दौरान जनवरी के दूसरे सप्ताह, सेकेंड वीक में मनाया जाता है। ठीक है, फसल कटते समय, ठीक है, कटने के समय यह होता है। तमिल संस्कृति में इस जल्लीकट्टू का इंपॉर्टेंस क्या है ये थोड़ा जान लेते हैं। तो जल्लीकट्टू को किसान समुदाय के लिए अपनी शुद्ध नस्ल के सांडों को सुरक्षित करने का एक पारंपरिक तरीका माना जाता है। जो आपके जो शुद्ध नस्ल के सांड है, देखिए आज के समय में जानवरों के लिए आर्टिफिशियल चीजें योगदान ले लिया है। तो इन शुद्ध नस्ल के सांडों को बचाना है तो इनको संरक्षित करने का एक पारंपरिक तरीका जो है माना जाता है और जल्लीकट्टू के किसान समुदाय इसका प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में जब पशु प्रजनन अक्सर एक कृत्रिम प्रक्रिया के माध्यम से होता है, ऐसे में संरक्षणवादियों और किसानों का तर्क है कि जल्लीकट्टू इन नर पशुओं की रक्षा करने का एक तरीका है ताकि ये नर पशु बैल जो है वो संरक्षित हो सके। अन्यथा जुताई इनकी उपयोगिता घटने के साथ इनका केवल मांस के लिए उपयोग होने लगा है। अर्थात कि ये जो सांड आप देख रहे हैं इनका उपयोग अब तो, पहले आप देखिए खेतों में बैल का प्रयोग होता था, ये हल लेकर जुताई किया करते थे और बड़े बड़े खूब इसमें पुराने मूवी देखेंगे तो इस पर खूब मूवी बनी है और हल चलाते हुए वो किसान खेतों की जुताई करते थे। लेकिन आज ट्रैक्टर ने स्थान ले लिया है तो इनका उपयोग सिर्फ मांस में होने लगा है, मांस खाने में। ठीक है, इनका उपयोग मांस खाने में होने लगा है और प्रजनन की प्रक्रिया जो है वो आर्टिफिशियल हो गया है, कृत्रिम हो गया है। तो इनको संरक्षित करने का जल्लीकट्टू एक बड़ा माध्यम है। जल्लीकट्टू के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लोकप्रिय देश मवेशी नस्लों में ये नस्ल कौन कौन से हैं ध्यान रखिए। तो कंगायम, पुलिकुलम, उमबलाल चेरी, बारगूर और मलाई मडू ये शामिल है। स्थानीय स्तर पर इन उन्नत नस्लों के मवेशियों को पालना सम्मान की बात मानी जाती है, बड़ा ये सम्मानीय बात हो जाती है वहां पर। जल्लीकट्टू पर कानूनी हस्तक्षेप, अर्थात कि ये एक हिंसक खेल है, इस पर कानून ने क्या हस्तक्षेप किया इसके विषय में जानते हैं। तो वर्ष 2011 में केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बैलों को उन जानवरों की सूची में शामिल किया गया जिनका प्रशिक्षण और प्रदर्शनी जो है प्रतिबंधित है। आखिरकार ये जो जानवर है ये प्रदर्शनी के लिए नहीं बने हैं, इनका प्रशिक्षण होना चाहिए। तो वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2011 की अधिसूचना का, इसी अधिसूचना का हवाला देते हुए एक याचिका दायर हुई जिस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस जल्लीकट्टू क्रीड़ा को प्रतिबंधित कर दिया। अब इस पे जानते हैं कि
जल्लीकट्टू पर वर्तमान में क्या कानूनी स्थिति है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है तमिलनाडु का, उसने इन कार्यक्रमों को वैध कर दिया, क्योंकि वह इसको अपने सम्मान से जोड़ते हैं और इसको अपने फंडामेंटल राइट से जोड़ते हैं, क्योंकि आर्टिकल 39 का सब क्लॉज 1 इजाजत देता है। तो कार्यक्रमों को वैध कर दिया गया, जिसे अदालत में चुनौती दी गई। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू मामले को एक संविधान पीठ के पास भेज दिया, जहां यह आज भी मामला लंबित है। द्वंद्व क्या है, इस द्वंद्व के विषय में जानते हैं। सॉरी, वहां पर 39 का सब क्लॉज 1 बोल दिया था, 29 का सब क्लॉज 1 है, ठीक है। तो 29 का सब क्लॉज 1 जो है, 29 का सब क्लॉज 1 जो है, वह आपका क्या करता है, बोलता है कि यह फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं इसके विषय में, ठीक है। तो जल्लीकट्टू विषय में द्वंद्व क्या है, तो जल्लीकट्टू के संदर्भ में एक द्वंद्व यह बना हुआ है कि क्या इस परंपरा को तमिलनाडु के लोगों के लिए सांस्कृतिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया जा सकता है, जो कि एक मौलिक अधिकार है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो गौरतलब है कि आर्टिकल 29 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र, जो भारत है उसके राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। तो तमिलनाडु के लोगों को ये फंडामेंटल राइट्स है कि वो अपने जल्लीकट्टू जो खेल है उसको आगे बढ़ा दे, क्योंकि वह उनके परंपरा से जुड़ा है और संस्कृति से जुड़ा है, और यह आपका संविधान भी इजाजत दे रहा है। हालांकि इस विशेष मामले में अनुच्छेद 29 का सब क्लॉज 1 पशुओं के अधिकारों के खिलाफ प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। आइए, तो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट था जल्लीकट्टू के संदर्भ में, और आपको इस जल्लीकट्टू के संदर्भ में पूरी जानकारी दे दिया गया है। तो आप इस खेल को देख सकते हैं और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आप नोट कर लिए होंगे। चलिए आते हैं अपने तीसरे करंट अफेयर की ओर। भारत में विश्व धरोहर स्थल, आपको पता है यूनेस्को का नाम आप सभी लोग सुने होंगे यूनेस्को के विषय में। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण, अर्थात कि उसका एक बहुत विशेष सांस्कृतिक महत्व हो या उसका एक भौतिक महत्व, अर्थात कि उसकी इमारतों को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंस हो, तो इसके कारण स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची को किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो आप नाम याद कर लो, विश्व धरोहर स्थलों की सूची को वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अपने स्मरण में रख लीजिए। तो विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी द्वारा इस कार्यक्रम को प्रशासित किया जाता है। आपसे पूछे यूनेस्को की कौन सी समिति द्वारा इस कार्यक्रम को प्रशासित किया जाता है, तो विश्व धरोहर समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी द्वारा। आई एम राइट। आगे चले, सभी लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट कर दीजिए आप सभी को क्लासेस समझ में आ रही है, मजा आ रहा है। ये करंट अफेयर आपका अब लगातार चलेगा, तो आप लोगों की क्या सहमति है? आप लोगों से मैं बस क्या चाहूंगा कि प्लीज देखिए, हम ईमानदारी से आपके लिए कार्य कर रहे हैं, हम ईमानदारी से रात भर के लिए अब आपको मैं करंट अफेयर रिकॉर्ड करूंगा, आपको क्लासेस दूंगा, हर एक चीज आपको प्रोवाइड करूंगा। इस 20 दिन के अंदर अभी आपके लिए MCQ कार्यक्रम भी स्टार्ट करूंगा। बस आपसे एक विनती है, आप सब्सक्राइब कराओ, चाहे घर पे, चाहे दोस्त हो, चाहे आपके घर में जितने मोबाइल हो, कहां से भी सब्सक्राइब कराएंगे आप चैनल को, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, एक एक कांटेक्ट में शेयर कर दीजिए, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग जरूर ऐसा करेंगे। अब आगे चलते हैं। यूनेस्को विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर, जिसे मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य माना जाता है, की पहचान, संरक्षण और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। ये जो यूनेस्को है, यह विश्व भर में ऐसा क्यों करता है? वह इसलिए करता है ताकि जो हमारा पिछला समाज था उसके द्वारा बनाए हुए जो भी कल्चर, जो भी भौतिक या नेचुरल धरोहर है, उसको संरक्षित करना और यह लोगों को बताना कि ये जो हमारा पिछला समाज था
वह कितना उन्नति के मार्ग पे था, ताकि आज का मानव वह विकास की प्रक्रिया में इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसको अंदर अहंकार न उत्पन्न होने पाए। तो ये हमारे लिए बहुत ही समझने की कोशिश करना है कि हम वहाँ पर जाकर देखें कि हमारा जो पिछला मानव समाज था वह किस प्रकार की कलाकृतियों का प्रयोग करता था, कैसे भवनों को बनाता था, और वह किस तरीके से इतने सुंदर कलाकृतियों का निर्माण कर देता था। ठीक है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में यह सन्निहित है। आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दें, भारत में पहले ये 30 सांस्कृतिक थे, लेकिन अभी 2 और जुड़े और यह 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित सहित कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। आपकी इंपॉर्टेंस के लिए ये बता दें, कुल कितने धरोहर हो गए हैं, तो 40 हो गए हैं। ये आप ध्यान रखना, कुल कितने हो गए हैं, 40। ये नाम याद कर लीजिए, कुल कितने हो गए हैं। सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, कुल कितने हो गए। मैं आपका कमेंट जानना चाह रहा हूं, कुल अब कितने हो गए हैं। सभी लोग एक बार कमेंट करके सूचना दे दे, कुल कितने हो गए हैं सभी लोग। 32 सांस्कृतिक हो गए हैं, 7 प्राकृतिक हो गए हैं, 1 मिश्रित, कुल मिलाकर 40। अभी आपका रामप्पा मंदिर एक शामिल हुआ, रामप्पा मंदिर अभी एक शामिल हुआ, और आपका दूसरा धौलावीरा। अभी इन दोनों के विषय में आपको मैं जानकारी दूंगा, एक रामप्पा मंदिर और दूसरा धौलावीरा। आइए हम यूनेस्को के विषय में कुछ आपको जानकारी दे दे, तो बस इतना जानिए, इसका मुख्यालय पेरिस में है, गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ, और यह एक संयुक्त राष्ट्र का एक भाग है। इसका कार्य क्या है, तो शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अर्थात कि आज का विश्व जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति की ओर बढ़ना चाहता है। अभी आप रसिया और यूक्रेन के युद्ध को देख सकते हैं, कितनी व्यापक स्तर की क्षति हो रही है, कितने माँ जो है निसंतान हो रहे हैं, कितने बच्चे बिना माता पिता के हो रहे हैं, कितनी पत्नियां विधवा हो गई। ये चीज़ें जो है बहुत बड़े समस्या का विषय है। आज जो वर्ल्ड है उसको विश्व शांति की ओर आगे बढ़ना चाहिए, सभी अपने कार्य क्षेत्र में खूब तरक्की करें, और यह यूनेस्को का कार्य है कि शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में, जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, आप कभी पढ़ना, ये मेंस का टॉपिक भी है, कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लेता है, तो उसके चार्टर में वर्णित न्याय की संकल्पना है, कानून का राज्य है, अर्थात कि विधि के समक्ष समता संबंधी वहां पर प्रक्रियाएं हैं, ह्यूमन राइट्स की बात की गई है। आप देखिए कोई भी बात आती है, ह्यूमन राइट बहुत तेजी से एक्टिव हो जाता है, मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए, इसका उद्देश्य है। सार्वभौमिक सहमति बन पाए, इसका क्या है, उद्देश्य है। आइए कुछ महत्वपूर्ण, हम अब आपको एक चीज जानकारी दे दे, भारत में ये 32, भारत में जितने सांस्कृतिक स्थल हैं उससे संबंधित आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पर चर्चा करूंगा, ठीक है, और छोड़ दूंगा। तो थोड़ा सा इसको मैं तेज पढ़ाऊंगा और आप लोग जानते रहिए। आगरा का किला, इससे संबंधित आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बस जानना है कि इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। किस पत्थर से, लाल। आगरा का ताजमहल कैसा, सफेद, वाइट, और इसके अपोजिट में रेड को कर लीजिए, लाल बलुआ पत्थर से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इस किले में शाहजहां द्वारा निर्मित जहांगीर महल और खास महल मौजूद है। अजंता की गुफाओं के विषय में जान लेते हैं, यह विश्व धरोहर स्थल में है, तो इससे संबंधित आप अजंता की गुफाएं देख सकते हैं, कितना शानदार इसकी कलाकृति है। और इससे संबंधित आप जान लीजिए कि ये गुफाएं महाराष्ट्र में
औरंगाबाद के पास वाघोरा नदी, ये नदी का नाम याद कर लीजिएगा, कौन सा नदी? वाघोरा नदी। मेरे साथ आप एक बार नाम रिपीट कर लीजिए। और उसी के पास सह्याद्री पर्वतमाला में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। इन गुफाओं की संख्या जान लेते हैं, 29 गुफाएं जो सभी बौद्ध हैं, ये आपके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जान लीजिए। इन 29 में जो 25 है उनको आवासीय गुफाओं के रूप में, जबकि बचे 4 जो हैं वह प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं नालंदा महावीर का पुरातात्विक स्थल। आपको पता है नालंदा जो है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित आपको एक जानकारी और नोट करना है। इस महाविहार के पुरातत्व में स्तूप, मंदिर और विहार अर्थात कि आवासीय तथा शैक्षिक भवन के साथ स्तूप, पत्थर व धातु पर मौजूद महत्वपूर्ण कलाकृतियां भी शामिल है। तो यह विश्व धरोहर सूची में शामिल है। सांची का बौद्ध स्मारक संबंधी आपको जानकारी क्या रखना है? वर्तमान अस्तित्व में सबसे पुराना बौद्ध अभयारण्य है, ये याद रखना, ये सभी याद रखना। सांची का बौद्ध स्मारक भी आपका विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल है और यह सबसे पुराना बौद्ध अभयारण्य है, याद रखना है, जो 12वीं शताब्दी तक भारत में एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। तो आपके जानकारी के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट लाइन है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, ठीक है, तो इस उद्यान में प्रागैतिहासिक काल में बनाए गए प्रारंभिक हिंदू राजधानी का एक पहाड़ी किला 16वीं शताब्दी में निर्मित गुजरात राज्य की राजधानी के अवशेष हैं। जो गुजरात राज्य की राजधानी है उसके अवशेष चंपानेर पावागढ़ में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा इससे संबंधित। और यहाँ पर दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, कालिका माता का मंदिर जिसमें हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो यह पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है जहां पूरे वर्ष बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से हमें महत्वपूर्ण चीजों को पहचानना है। अगर हम यह कला डेवलप कर लिए तो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम निकालना आसान हो जाता है। असली तैयारी इसी एक मंथ के अंदर होती है दोस्तों। आप सभी लोग पूरी तन्मयता के साथ हमें टाइम देंगे, आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपके सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, ओनली 5 लेक्चर में आपको पूरी आर्ट एंड कल्चर की कहानी खत्म कर दी जाएगी। इससे प्रश्न आना बिल्कुल स्वाभाविक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। एक चीज और इसमें याद कर लीजिए, यह स्थल एकमात्र, जब एकमात्र की बात आ जाए इंपॉर्टेंट है, तो एकमात्र पूर्ण और अपरिवर्तित इस्लामिक पूर्व मुगल शहर है। अब यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस के विषय में कुछ जान लेते हैं। तो भारत में विक्टोरिया युगीन गोथिक वास्तुकला का विकास भारत के पारंपरिक वास्तुकला के साथ मिलकर हुआ। अब यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो इमारत है विक्टोरिया टर्मिनस, ब्रिटिश वास्तुकार F.W. स्टीवंस, नाम याद कर लीजिएगा, F.W. स्टीवंस, मेरे साथ ही रिपीट कर लीजिए, याद हो जाएगा। F.W. स्टीवंस द्वारा डिजाइन किया गया है और विक्टोरियन गोथिक जो है यह शैली में बनी है और यह इमारत बॉम्बे की पहचान है। तो बॉम्बे की पहचान कौन इमारत है? तो याद रखिएगा विक्टोरिया टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। एक चीज और याद कर लीजिए, यह किस शैली में बना है? तो विक्टोरियन गोथिक शैली में बना है। ठीक है, तो ये आपके दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और आप इतना चीजें याद कर लीजिए। गोवा के चर्च और मठ, यह भी आपका शामिल है विश्व धरोहर में। तो इससे संबंधित एक जानकारी, आपको 2 जानकारी याद रखनी है। गोवा के चर्च और मठ विशेष रूप से बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एशिया में ईसाई धर्म प्रचार के प्रारंभ का संकेत देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। और बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में सेंट फ्रांसिस जेवियर की पवित्र कब्र भी है। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में किसका कब्र है? तो सेंट फ्रांसिस जेवियर की पवित्र कब्र भी है। इन स्मारकों को एशिया के प्रमुख हिस्सों में मैनुअलिन, मैननर और बारोक कला के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है।
एलिफेंटा की गुफाओं के विषय में जान लिया जाए कि एलिफेंटा की गुफाएं से संबंधित क्या जानकारी है। तो यह घारापुरी के पुराने नाम से जाना जाता है, जो कोंकणी मौर्यों की द्वीपीय राजधानी थी। ठीक है, एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में, आप जब महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में मुंबई में आप जब जाएंगे तो दोस्तों आप गेटवे ऑफ इंडिया के समीप पहुंचेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया के समीप पहुंचेंगे जहां ताज होटल है। एक और यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया है, इधर ताज होटल है, और फिर ये पूरा समुद्र से घिरा एरिया है, ये पूरा समुद्र से घिरा एरिया है। अब यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर ये एलिफेंटा गुफा दूर है, 10 किलोमीटर, राइट। तो 10 किलोमीटर ये दूर है, तो हम यहाँ पर शिप से जाते हैं। ठीक है, ये टापू मतलब समुद्र के बीच में है। तो इन गुफाओं में शैव पंथ से जुड़ी शिल्प कला का संग्रह है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। हाँ, हम्पी में स्मारकों का समूह, यह स्थल विजयनगर राज्य की अंतिम राजधानी थी। याद रख लीजिए, यह स्थल जो था विजयनगर राज्य की अंतिम राजधानी में से एक थी। हम्पी के मंदिरों को उनकी बड़ी विमाओं, पुष्प अलंकरण, अस्पष्ट नक्काशी, विशाल खंभों, भव्य मंडपों एवं मूर्तिकला तथा पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए जाना जाता है, जिसमें रामायण और महाभारत के विषय शामिल किए गए हैं। इससे संबंधित आपको जानकारी दे दिया गया। अब ये आपका हुमायूं का मकबरा, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इन पर चर्चाएं नहीं करेंगे। जयपुर शहर राजस्थान, थोड़ा इसके विषय में जान ले। जयपुर नगर चार दीवारी वाला नगर, जयपुर नगर को चार दीवारी वाला नगर भी जानते हैं, याद रखना। आप सभी लोग कमेंट करिए, पिंक सिटी किसे कहा जाता है, पिंक सिटी किसे कहा जाता है। अब जयपुर नगर की स्थापना कब, 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था, याद कर लीजिए। किसके द्वारा, सवाई जयसिंह। जयपुर नगर को वैदिक वास्तुकला के प्रकाश में व्याख्यायित स्टूडियो योजना के अनुसार बसाया गया। तो ये आपके जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। नगरों की सड़कों की ओर उपनिवेश काल से ही जो व्यवसाय है उसकी सुविधा दी गई थी। ये सड़कें बड़े चौराहे जिन्हें चौपड़ कहा जाता है और एक दूसरे से मिलती थी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं पर हम, हाँ, महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया 2002। इस परिसर के पहले मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था तथा वर्तमान मंदिर अनुमानतः 5वीं या 6वीं शताब्दी से निर्मित है। यह सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है, सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है और पूरी तरीकों से यह ईंटों से बनवाया गया है। और महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर लगभग लाल किला परिसर दिल्ली, ये आप जान लीजिए थोड़ा बहुत। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा लाल किले का निर्माण किया गया था और 1648 में। इनका नाम लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों के नाम पर ही रखा है। अब लाल किला, तो लाल किला से संबंधित आपकी एक स्मरण आ जाना चाहिए कि लाल बलुआ पत्थर के कारण, लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों के कारण इसे लाल किला कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, अपने स्मरण में। आपके लिए सूर्य मंदिर कोणार्क, ये इंपॉर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल प्रतिरूप है। यह मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। तो ये सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ओडिशा के पुरी जिले में, याद रखिएगा कहाँ पर है, पुरी जिले में है। और रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है और 7 घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। लोग शादी विवाह में 7 फेरे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है।
कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। तो याद रखिएगा सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट है। ताजमहल से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जंतर मंतर, चल अब यहाँ पर जो इस वक्त चर्चा का विषय में रहा उसको हम लोग जानते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि सांस्कृतिक स्थल की संख्या कितनी है। तो सांस्कृतिक स्थल की संख्या, सभी लोग कमेंट करके बताएं, सभी लोग कमेंट करके बताएं यहाँ पर आपको कितना बताया गया था। सभी लोगों का एक बार कमेंट आना चाहिए जल्दी से, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। 30 की 32, सभी लोग कमेंट करिए। आप सभी का एक बार कमेंट आ जाए ताकि आप लोग एक्टिव हो जाएं फिर से थोड़ा। 30 की 32, जल्दी से सभी। तो 32, ठीक है, याद कर लीजिए, सभी लोग याद कर लीजिए। अभी हमने पिछले क्लासेस में ही चर्चा किया। तो सांस्कृतिक स्थल की संख्या कितनी है? तो 32 है। अब 32 है, ठीक है। और प्राकृतिक जो है वो आपके 7 हैं और एक मिश्रित कितने हैं? तो 1। ये आपके स्मरण में आ गया। दो जो आपका 39वां, अर्थात कि हम सांस्कृतिक स्थल में 31वां मानेंगे और ओवरऑल में 39वां मानेंगे, ठीक है, ठीक है। 40 ओवरऑल में 39वां स्थान देंगे, लेकिन स्थान से कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो अभी चर्चा में रहा रामप्पा मंदिर, कौन सा मंदिर? तो रामप्पा मंदिर अभी विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। तो इसके संबंध में आप थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। तो यह तेलंगाना के कौन से जिले में आपको पता है? जल्दी से कमेंट करिए। तेलंगाना के कौन से जिले में? तो आपके तेलंगाना में मुलुगु जिले में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? तो रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे हम रामप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो रामप्पा मंदिर का 2 नाम, ठीक है। तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे हम रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। तो इसका स्थान हो गया, ये आपको पता हो गया। यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जो गवर्नमेंट है उसने 2019 के लिए यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन हेतु प्रस्तावित किया। तो ये चीज आपके जानकारी के लिए हो गया। अब आइए थोड़ा रामप्पा मंदिर के विषय में जान ले कि इससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसके निर्माण के विषय में हम लोग जान लेते हैं कि निर्माण इसका क्या है। तो 1215 ईस्वी में, आप लोग नोट करते चलिए, 1215 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य? काकतीय साम्राज्य, एकदम याद कर लीजिए कि शासन काल में, काकतीय साम्राज्य के शासन काल में काकतीय राजा रहे हैं गणपति देव। कौन? काकतीय राजा रहे हैं गणपति देव। क्या नाम है? गणपति देव। गणपति देव के एक सेनापति रहे हैं, ठीक है। नाम क्या है? सभी लोग बताएं, सेनापति का नाम क्या है? सभी लोग बताएं। तो सेनापति का नाम रेचारला रुद्र, रेचारला रुद्र। इन्होंने ही इस आपके मंदिर का निर्माण किया, ठीक है। तो 1215 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासन काल में काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति रेचारुल, ठीक है, क्या नाम? रेचारला रुद्र। इन्होंने ही क्या किया था?
इस रामप्पा मंदिर का निर्माण किया। यहाँ पर स्थापित देवता कौन है? रामलिंगेश्वर स्वामी है। यहाँ पर स्थापित देवता कौन है? इस रुद्रेश्वर मंदिर में स्थापित देवता कौन है? तो रामलिंगेश्वर स्वामी। तो याद कर लीजिए, रामलिंगेश्वर स्वामी। तो आप लोग इनको याद कर लीजिए, ठीक है। तो सभी लोग याद कर लिए। एक मूर्तिकार का, ये जो मंदिर है, एक मूर्तिकार के नाम पर ही इस मंदिर का इसको रामप्पा मंदिर कहते हैं, ठीक है। क्या याद करना है? 1215 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में गणपत देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र जो है इसका निर्माण किए। लेकिन इस मंदिर का जो रामप्पा मंदिर का नाम है, तो जो मूर्तिकार है उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। यहाँ पर स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी है। मंदिर जो है 6 फुट, कितने? 6 फुट ऊंचे तारे जैसे मंच पर खड़ा है। 6 फुट ऊंचे तारे जैसे मंच पर यह मंदिर क्या है? खड़ा है, ठीक है। मंच पर खड़ा है, ये आप याद रखना, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बता दें। इसकी जो नींव है सैंड बॉक्स तकनीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंड बॉक्स तकनीक, ठीक है, सैंड बॉक्स तकनीक से बनाई गई है, ठीक है, जिसमें फर्श ग्रेनाइट पत्थरों से और स्तंभ बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। फर्श किससे? फर्श जो है ये आपका ग्रेनाइट पत्थर याद कर लीजिए आप लोग, और स्तंभ जो है वो बेसाल्ट चट्टान से, किससे? बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, आप याद कर लीजिए। ये सैंड बॉक्स तकनीक से बनाई गई है, बिल्कुल भूलना मत। ये मंदिर सैंड बॉक्स तकनीक से बनाई गई है। ये क्यों सैंड बॉक्स तकनीक से बनाई गई है? तो भूकंप की स्थिति में ये जो आपका सैंड बॉक्स तकनीक से निर्मित या नींव पर, ठीक है, एक कुशन के रूप में ये कार्य करेगा। अर्थात कि जैसे भूकंप आया तो अधिकांश कंपन जो है इमारत के वास्तविक नींव पर पहुंचने से पहले ही, रेत से गुजरते ही वह जो भूकंप आ रहा है वह क्षीण हो जाए। तो इसका भूकंप से बचाने के लिए भी इस तकनीक का प्रयोग किया गया है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी खत्म हुई। अब आपका एक और जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ है उसको आप लोग जान लेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। धौलावीरा आप सभी को पता होगा। धौलावीरा यह भी विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया, जिससे भारत 40वें विश्व धरोहर के स्थल के रूप में घोषित हो गया है, ठीक है, धौलावीरा के कारण, ठीक है। और यह भारत जो है सुपर 40 क्लब में भी प्रवेश कर लिया है। विश्व धरोहर स्थल के रूप में भारत सुपर 40 क्लब में भी आ गया है, ठीक है। सुपर 40 धौलावीरा के शामिल होते। धौलावीरा की खोज कब हुई थी? कमेंट करके सभी लोग बताएं। तो 1968 ईस्वी में किसने किया था? जगपति जोशी ने, याद करे रखिए, जगपति जोशी ने, ठीक है, याद करे रहिएगा, ठीक है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में यह एक पुरातात्विक स्थल है, इसकी जानकारी आप लोग नोट कर लीजिएगा। धौलावीरा से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। तो जलाशयों की व्यापक श्रृंखला यहाँ पर दिखाई देती है। जलाशयों की बाहरी किलाबंदी यहाँ देखने को मिलती है। बाहरी किलाबंदी, अद्वितीय डिजाइन वाले 9 द्वार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अद्वितीय डिजाइन वाले 9 द्वार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और धौलावीरा का जो पतन हुआ वह मेसोपोटामिया के साथ ही इसका पतन हुआ। बाकी इससे संबंधित आप कुछ और जानकारी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका तीसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर समाप्त होता है, ठीक है। सभी को समझ में आया? भारत में प्राकृतिक स्थल कुल 7 हैं, ठीक है। तो इन 7 में आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे।
हाँ, मानस वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, मानस वन्यजीव अभयारण्य। तो मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह मानस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है और मानस नदी के साथ इसका फैलाव है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, फॉरेस्ट हिल, जलोढ़ घास के मैदान और इस स्थल की सुंदरता और शांत वातावरण का कारण उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की एक श्रृंखला देखने को मिलती है। इसी कारण यहाँ पर बहुत जलोढ़ घास के मैदान देखने को मिलते हैं और यह बहुत शांत वातावरण में से एक है। यहाँ पर कई प्रकार की प्रजातियां लुप्त हो रहे हैं। बाघ, एक सींग वाले राइनो, स्विफ्ट डियर, दलदली हिरण, पिग्मी हॉग और बंगाल फ्लोरिकन को रहने के लिए वातावरण यह प्रदान करता है। जो प्रजाति लुप्त हो रहे हैं, इन प्रजातियों को रहने के लिए स्थान मिल जाए ताकि यह अच्छे से अपना विकास कर सके, ठीक है। ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र भी आप जानते रहिए, हो सकता है एनवायरनमेंट में पूछ ले, लेकिन हम यहाँ पर बताना उचित नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक मिश्रित स्थल, ये जानते रहिए, सिक्किम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट खोंगचेंडजोंगा विद्यमान है, ठीक है। पार्क में बर्फ और ढकी पहाड़ियां और विभिन्न झीलों और ग्लेशियर शामिल है, जिसमें 26 किलोमीटर लंबी जम्मू ग्लेशियर भी शामिल है, जो माउंट खोंगचेंडजोंगा के आधार पर स्थित है। थोड़ा इसे जानते रहिए क्योंकि मिश्रित स्थल है। अभी तक आपके लिए सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, आपका रामप्पा मंदिर और धौलावीरा। आपसे इन दो में से प्रश्न पूछने की आशंकाएं हैं, धौलावीरा, ठीक है। चल, अब आते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर आपके बड़े चर्चा में रहे हैं, कोणार्क मंदिर। तो आइए इससे संबंधित कुछ चीज़ों को जान लेते हैं कि क्या है, ठीक है। एक मिनट, पेन कलर चेंज कर लें, थोड़ा पेन कलर आता नहीं है, बीच बीच में दिक्कत कर देता है, ठीक है। तो आइए कोणार्क मंदिर के विषय में जानते हैं, एक मिनट। थोड़ा वाइट यूज होगा, अभी हो सकता है कुछ देर बाद पेन दे, ठीक है। चल, 13वीं शताब्दी में निर्मित विश्व धरोहर स्मारक कोणार्क ओडिशा में है। याद रख लीजिए, कहाँ पर है, ओडिशा। मुझे लगता है सुमन शायद ओडिशा से ही है ना, तो उसके लिए ये मंदिर टहलने गए होंगे। 13वीं शताब्दी में निर्मित विश्व धरोहर स्मारक कोणार्क ओडिशा के सूर्य मंदिर के संबंध में एक नया विवाद उभर कर सामने आया। यही विवाद के कारण ये यूपीएससी में आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक भी हो गया। आइए जानते हैं इसमें विवाद क्या था। इसकी बाहरी सतह पर पत्थर की नक्काशी को पत्थर के साधारण ब्लॉकों से बदला जा रहा है, जिससे मंदिर की विशिष्टता जो है वह अपूरणीय क्षति हो रही है। अर्थात कि ये जो बाहरी सतह पर पत्थर की नक्काशी को पत्थर के साधारण ब्लॉकों से बदला जा रहा है, इससे मंदिर की जो इम्पोर्टेंस है, जिसके लिए लोग जा रहे हैं देखने के लिए, इसकी क्षति हो रही है। आरोप लगाया गया कि पुनर्स्थापना में उपयोग किए गए पत्थर मूल पत्थर के ब्लॉक की गुणवत्ता से मेल भी नहीं खाते हैं। जो आप परिवर्तन कर रहे हैं वो मेल भी नहीं खा रहा है, जो कि अभी भी मंदिर के पास में उपलब्ध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने विश्व धरोहर स्मारक की पत्थर की नक्काशी को बदलने के आरोप से इनकार भी कर दिया। यह मुद्दा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इंपॉर्टेंट है, आइए जान लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। देखिए, एक जो आपको मैंने बताया, पहला कौन सा बताया, जल्दी से बताइए।
जल्दी से सभी लोग बताइए, पहला हमने कौन से करंट अफेयर पर चर्चा की? बसवेश्वरा के विषय में, याद रखिएगा, बसवेश्वरा के विषय में, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जल्लीकट्टू के विषय में याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, जल्लीकट्टू के विषय में। आपका तीसरा जो रामप्पा मंदिर है, और आपका धौलावीरा, ये ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए आगे जानते हैं। ये सूर्य मंदिर है, देख लीजिए कितना सुंदर, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है ना। उड़ीसा शहर कितना, राज्य कितना सुंदर दिख रहा है ना। ये पीछे देखिए आकाश, ठीक है, ये पीछे से आकाश को देखिए, बगल से ये पर्यावरण है, ठीक है। आप सभी लोग देखिए यहाँ दर्शन के लिए गए, कभी मौका मिले जाइए। चल, कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास यह स्थित है। इसकी स्थिति के विषय में जान लीजिए कि यह कहाँ स्थित है, पूर्वी उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास। इसका निर्माण जो है राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया, और यह गंग वंश के वैभव, स्थापत्य मजबूती और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। ये जानना जरूरी है, मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है, विशाल रथ के आकार में। देखिए मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है, ठीक है, विशाल। यह सूर्य भगवान को समर्पित है। आप लोग सभी लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं सुबह सुबह, तो उन्हीं को यह कोणार्क जो मंदिर है सूर्य भगवान को समर्पित है। इस अर्थ में यह सीधे भौतिक रूप से ब्राह्मणवाद और तांत्रिक विश्वास प्रणालियों से जुड़ा हुआ है। कोणार्क के मंदिर न केवल अपनी स्थापत्य की भव्यता के लिए बल्कि मूर्ति कला कार्य की गहनता और प्रवीणता के लिए भी जाना जाता है। आप जब जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ स्थापत्य से संबंधित नहीं, अंदर जो मूर्तियाँ हैं उसके लिए भी यह बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यह कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्च बिंदु भी है, जो अनुग्रह, खुशी और जीवन की लय को दर्शाता है। और याद रखना 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया है। कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की 2 पंक्तियां हैं। तो याद रखना कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर कितने पहियों, तो 12 पहियों। कुछ लोगों का मत ये भी है 24 पहिए दिन के 24 घंटों का प्रतीक है, जबकि अन्य का कहना है 12 अश्वों की 2 कतारें वर्ष के 12 माह की प्रतीक है। तो ये लोगों का अपना मत है, लेकिन कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की 2 पंक्तियां हैं। कुछ लोगों ने क्या कहा कि ये जो 24 पहिए 2 पंक्तियां हैं, तो 12 + 12 हो गए 24, तो ये जो 24 है ये 24 एक दिन में 24 घंटे उसका प्रतीक है। लेकिन अन्य का कहना है कि 12 अश्वों की 2 कतारें वर्ष के 12 माह के प्रतीक है। 7 घोड़ों को सप्ताह के सातों दिनों का प्रतीक माना जाता है। ये जो 7 घोड़े हैं उनको क्या माना जाता है, 7 दिनों के प्रतीक। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देखिए कितनी गहरी सोच है, कितनी ईमानदारी सोच है कि आप समझिए कि सूर्य भगवान कितने एक्टिव हैं, वो उनके एक्टिव का प्रदर्शन किस रूप में किया जा रहा है ये आप समझिए। समुद्री यात्रा करने वाले लोग एक समय में इसे ब्लैक पगोडा कहते थे। क्यों ऐसा माना जाता था कि यह जहाजों को किनारों की ओर आकर्षित करता है और उनको नष्ट कर देता है। वाह, कोणार्क सूर्य पंथ के प्रसार के इतिहास की अमूल्य कड़ी है, जिसका उदय 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में हुआ, अंत पूर्वी भारत के तटों पर पहुंच गया। ठीक है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का महत्व, आइए इसको जानते हैं। सांस्कृतिक उद्योग आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख घटक है। जो सांस्कृतिक उद्योग है वो हमारे आधुनिक अर्थव्यवस्था के बहुत प्रमुख घटक माने जाते हैं। आपको पता है कितना पर्यटन से पैसे आते हैं। आज श्रीलंका जो है बर्बाद की स्थिति में हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, कोविड के कारण उसके यहाँ पर्यटन बिल्कुल बंद हो गया, और जिससे उसकी स्थिति और से और खराब होती चली गई।
तो सांस्कृतिक उद्योग आज के समय में बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। सांस्कृतिक स्थलों, सेवाओं और कला रूपों की व्यापकता पर्यटन को बढ़ावा देने, आजीविका को बनाए रखने और निवेश को आकर्षित करने के लिए सांस्कृतिक विरासतें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। संस्कृति के गैर आर्थिक लाभों में इतिहास का संरक्षण, ज्ञान का सृजन और रचनात्मकता का पोषण शामिल है। यूनेस्को द्वारा प्रदत्त विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसी भी स्मारक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और संभावित पर्यटन अवसर उपलब्ध कराता है। यूनेस्को का यही उद्देश्य है। भारत में धरोहर स्थलों की सुरक्षा में कमी के कारण, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेंस का टॉपिक है, ठीक है। तो आइए पंडित भीमसेन जोशी जयंती, आइए हम इनके विषय में जान लेते हैं। तो अभी तक हमने जो जो करंट अफेयर चर्चा किया उसका आपको बता दिया जाए क्या क्या चर्चा में हुई, और धीरे धीरे हम अपने आगे करंट अफेयर की ओर बढ़ रहे हैं। आइए पंडित भीमसेन जोशी जयंती के विषय में जानते हैं। हाल ही में पीएम ने शास्त्रीय संगीत गायक पंडित भीमसेन जोशी को उनकी जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आपके लिए जब पीएम साहब खुद शास्त्रीय संगीत गायक पंडित भीमसेन जोशी को उनकी जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें प्रमुख बिंदु है पंडित भीमसेन जोशी का जन्म जो हुआ वो 4 फरवरी 1922 को हुआ। कब हुआ? 4 फरवरी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण उपलब्धि इंपॉर्टेंट है, 2008 में इनको भारत रत्न मिला। इनके कार्य, इनके द्वारा गाए जाने वाले कल्याण, मियाँ की टोडी, पुरिया धनश्री और मुल्तान आदि प्रसिद्ध रागों के लिए इन्हें याद किया जाता है। ये याद कर लीजिएगा, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। ये किराना घराने से संबंध रखते थे। हो सकता है आपसे कई पॉइंट दे दे। तो किराने के दुकान पे आप क्या लेने जाते हो? सामान। तो पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से? तो किराना। और इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? 2008 में भारत रत्न। इनके द्वारा गाए गए कल्याण, मियाँ की डोडी, पुरिया धनश्री और मुल्तान। किराना घराने का नाम उत्तर प्रदेश के कैराना नामक एक छोटे शहर से पड़ा। इसकी स्थापना उस्ताद अब्दुल करीम खान ने की थी। अब्दुल वाहिद खान, सुरेश बाबू माने, हीराबाई बडोडकर और रोशन आरा बेगम जैसे प्रसिद्ध कलाकार इस घराने से संबंध थे। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से भी ताल्लुक रखते थे। आइए हिंदुस्तानी संगीत के विषय में जानते हैं, इसके उद्भव की जानकारी ले लेते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत मुख्य रूप से भारत में प्रचलित भारतीय शास्त्रीय संगीत के 2 विशिष्ट शैलियों में से एक है, याद रखिएगा। दूसरा भारतीय संस्कृत संगीत, कर्नाटक संगीत है, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है। तो हिंदुस्तानी संगीत मुख्य रूप से भारत में प्रचलित भारतीय शास्त्रीय संगीत के 2 विशिष्ट शैलियों में से एक है। दूसरा भारतीय शास्त्रीय संगीत कर्नाटक संगीत है, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है। दोनों प्रकार के संगीत शैलियों की ऐतिहासिक जड़ें भारत के नाट्य शास्त्र से संबंधित है। किससे? भारत के नाट्य शास्त्र से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत स्वर केंद्रित है। जो हिंदुस्तानी संगीत है वह बिल्कुल स्वर केंद्रित है। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े प्रमुख स्वर ख्याल, गजल, ध्रुपद, धमर, तराना और ठुमरी लगाते हैं ना, तो वही। अधिकांश हिंदुस्तानी संगीतकार तानसेन के वंश से संबंधित है। और घराना जो है एक सामाजिक संगठन प्रणाली है जो संगीतकारों या नर्तिकाओं को एक वंश परंपरा से जोड़ती है और एक विशेष संगीत शैली का पालन करती है। ये घराने का उद्देश्य ही यही है। गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ शिष्यों को एक विशेष गुरु के अधीन सीखना तथा उनके संगीत ज्ञान और शैली को प्रसारित करना। आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। आपको हम और आगे की जानकारी नेक्स्ट करंट अफेयर में देंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सभी पर हम आपको चर्चाएं कर देंगे। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासेस में।
तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर आप बड़े मात्रा में जरूर करिएगा। चलिए।